हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यूपी पीजीटी एनवीएस केवीएस जीआईसी एलटी ग्रेड सबके लिए मैं जो है कंबाइंड बॉटनी की क्लास लेकर आऊँगी। तो ये आपके लिए बॉटनी की प्रीवियस ईयर जो है बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, जिसमें ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। इस बुक को अगर आपको परचेज करना है तो हमें बताइएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से परचेज कर लीजिएगा, जहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप पीडीएफ फॉर्म से पढ़ना चाहेंगे तो पर डे आपको वीडियो के साथ इसका पीडीएफ बिना किसी पैसे के यानी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाता है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जूलॉजी के भी क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए जो जीएस जीके है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं इसी चैनल पे, तो आप उसे भी ज़रूर देखा करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो ज़रूर कर दिया करिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमेशा कुछ अच्छा करने का हम प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हम लोग जो है वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। वायरस अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद फंगस, ऐसे करके एक एक टॉपिक हम लोग इस बुक का कवर करते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, जो एनवीएस पीजीटी 2021 और यूपी पीसीएस प्री 1998 में आया हुआ था। आज का हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन अ एग्जाम्पल ऑफ। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु का उदाहरण है एडिनो विषाणु का, मतलब एडिनो वायरस, मोजेक वायरस, टी डैश इवन वायरस या टी इवन वायरस, रेट्रो वायरस। कौन सा एड्स के लिए उत्तरदायी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एड्स के लिए जिम्मेदार जो विषाणु है उसे रेट्रो विषाणु यानी रेट्रो वायरस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, एड्स के लिए जिम्मेदार विषाणु यानी कि वायरस रेट्रो वायरस होता है। ये एचआईवी डिजीज़ उत्पन्न करता है, ये एक एचआईवी वायरस है। एचआईवी, इसके बारे में कौन नहीं जानता, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसको जो है ये प्रभावित करता है। ये इसी रेट्रो वायरस जो है ये एचआईवी का ही एक वायरस है। रेट्रो वायरस एक वायरल परिवार जिसे रेट्रोविरिडे नाम से जाना जाता है, यानी कि रेट्रोविरिडे फैमिली से संबंधित है। यह अपने आनुवांशिक रूप सामग्री के रूप में आरएनए का उपयोग करता है, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। नेचुरली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय बावडेन, पीरी, बिंजरिक या स्टैनली। देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप अपने सामने पीजीटी बॉटनी, यूपी पीसीएस प्री, टीजीटी बायोलॉजी तीनों में पूछा गया। जो लोग टीजीटी की तैयारी करते हैं वो बोलते हैं कि मैं पीजीटी के क्वेश्चन क्यों पढूं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला। हम टीजीटी पढ़ रहे हैं, हमारा लेवल कम होगा। तो आप खुद देख लीजिए, सेम क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2000 में आया था और उसी क्वेश्चन को उठा के एग्जाम टीजीटी बायोलॉजी 2002 में आ गया था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते आते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है और जो एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, पादप विषाणु को सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया किसने था? स्टैनली ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब किया था? 28 जून 1935 में। 28 जून 1935 में सर्वप्रथम इसे क्रिस्टलीकृत किया था। कहाँ पे किया था? तो आलू की पत्तियों पे जो टोबैको मोजेक वायरस पाया गया था, एक मोजेक वायरस था जो टोबैको की पत्तियों पे पाया गया था, टोबैको मोजेक वायरस इसका नाम ही था। ठीक है, उसी पे जो है इसको सबसे पहले क्रिस्टलीकृत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइनोफेज की खोज सर्वप्रथम किसने की? साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम। एमओपी अयंगर, योम, टीवी देसिकाचारी या फिर आरएन सिंह व पीके सिंह, जेएस वेंकटरमन या पीके डे ने। इसका सही जवाब ऑप्शन बी एनके सिंह, आरएन सिंह और पीके सिंह। इन्होंने भारत में साइनोफेज की खोज की। साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, उसको प्रभावित करने वाला एक वायरस है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के भीतर जाता है और इन होस्ट पे जो है हमला कर देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे आप बीजीए के नाम से जानते हैं, इसी को दूसरे नाम में साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज भारत में आरएन सिंह और पीके सिंह ने की थी।
अगर बात किया जाए कि आर्यन सिंह ने कब किया, तो इन्होंने आर्यन सिंह जो थे इन्होंने 1967 में सीवेज में, यानी कि सीवेज जो होता है घरों का जो सीवेज होता है उसमें और तालाब के पानी में देखा था। उसके बाद पीके सिंह ने 1973 में इसे चावल के खेतों में देखा था। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइनोफेज की खोज किसने की थी, ये तो भारत की बात हो गई, मतलब पूरे विश्व लेवल में साइनोफेज की खोज किसने की थी, तो पूरे विश्व लेवल में जो साइनोफेज की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था सैफरमैन और मॉरिस। सैफरमैन और मॉरिस ने ये विश्व लेवल पे 1963 में ही साइनोफेज की खोज कर लिए थे। उसके बाद भारत में आर्यन सिंह और पीके सिंह ने इसको खोजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन कैसे बनता है आप खुद देख लीजिए। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि विश्व में साइनोफेज की खोज करने वाले सैफरमैन और मॉरिस थे। वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि साइनोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, अगर भारत नहीं दिया है कि यानी कि सबसे पहले साइनोफेज को किसने खोजा, तो 1963 में साइनोफेज को खोजने वाले सैफरमैन और मॉरिस थे। ठीक है, साइनोफेज वायरस होता है जो साइनोबैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जिसे साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। सैफरमैन और मॉरिस ने इंडियाना यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है वहाँ पे अपशिष्ट स्थितिकरण तालाब से, यानी कि जिसे आप सीवेज कह सकते हैं, वहाँ से साइनोफेज की खोज की थी। भारत में भी जो आर्यन सिंह थे इन्होंने भी सीवेज से ही इसको खोजा था। अगला क्वेश्चन है, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है, यानी किसको संक्रमित करता है, किस पे हमला करता है, तो हम लोगों ने देखा था ब्लू ग्रीन एल्गी पे। इसी तरह से क्वेश्चन निकल के आता है और अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायरल कैप्सिड इज मेड अप। वायरल कैप्सिड बना होता है लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक एसिड का। तो वायरल का जो कैप्सिड होता है ये प्रोटीन का बना होता है। वायरस का कैप्सूल जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसके आनुवांशिक पदार्थ को घेरे रहता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या है, न्यूक्लिक एसिड, इसको घेरे रहता है ये कैप्सूल। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें प्रोटीन से बनी कई ऑलिगोमेरिक यानी कि दोहराए जाने वाले संरचनात्मक उप इकाइयाँ होती है जिसे प्रोटोमर्स कहा जाता है। कैप्सिड बनाने वाले प्रोटीन को कैप्सिड प्रोटीन या फिर वायरल कोट प्रोटीन कहा जाता है। वायरल कोट प्रोटीन को ही कहीं कहीं आप BCP भी देखते होंगे, तो इसी का नाम है वायरल कोट प्रोटीन। ठीक है, इसी कैप्सिड प्रोटीन का दूसरा नाम है। बाकी कैप्सिड और आंतरिक जीनोम को न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि वायरल कैप्सिड किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट्रोवायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कि एड्स के लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें हमने देखा था कि रेट्रोवायरस एड्स के लिए जिम्मेदार था। और सेम क्वेश्चन उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टफ बनाने के लिए दे दिया है डबल स्टैंडर्ड RNA कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA। अब हमें से सभी को पता है कि रेट्रोवायरस एड्स के लिए जिम्मेदार होता है। ये HIV का एक वायरस है। इसमें जो होता है RNA इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन RNA में भी कौन सा, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो होता है वो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, द बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज डिहाइड्रोजन प्रोटीएज यूरेज या लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसके बारे में इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और ये इन्फेक्ट किसको करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, यानी कि अपने आप में एक वायरस है और ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे लाइसोजाइम के नाम से जाना जाता है। इसी लाइसोजाइम को एन एसिटिल म्यूरामिडीन ग्लाइकेन हाइड्रोलाइज़ेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले लाइसोजाइम का और नाम क्या है, तो एन एसिटाइल म्यूरामाइड ग्लाइकेन हाइड्रोलाइज़ेज के नाम से भी इसी को जाना जाता है। यह एंजाइम वाणिज्यिक प्रयोगों में किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में भी किया जाता है। यह पाया कहाँ जाता है, तो यह बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है और ये बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन। द्विकुंडलित संकुचनशील आच्छादित पाया जाता है कवक में, जीवाणु में, विषाणु में या बैक्टीरियोफेज में। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, इसका सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियोफेज में, ऑप्शन डी। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज में, बैक्टीरियोफेज का जो टेल वाला रीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने एनवीएस सीजीटी 2021 और पीसीएस यूपी पीसीएस प्री 1994 में आया हुआ है। यानी कि पहले यही क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया, उसके बाद एनवीएस ने इसी को हूबहू कॉपी कर लिया। क्वेश्चन था अ टी सीरीज बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स। एक टी सीरीज का जीवाणुभोजी पहचाना जाता है अपने टैडपोल आकार से, गोलाकार आकार से, नियमित आकार से, या फिर चतुष्कोशीय यानी कि रोमोवॉइडल शेप से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। टी सीरीज का जो बैक्टीरियोफेज है वो टेडोपोल सेप जो उसका टेडपोल सेप होता है उससे पहचाना जाता है। इसमें 5 महत्वपूर्ण उप इकाइयाँ होती हैं। 5 महत्वपूर्ण उप इकाइयाँ क्या हैं? हेड, कॉलर, नेक, टेल बेस प्लेट और फाइबर, ये इसके 5 इकाइयाँ होती हैं। यह वायरल कर्ल नग्ड होता है यानी कि नेकेड होता है। इकोसाहेड्र और टेल वाला जो होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु सिर के अंदर कसकर पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये अपने टेडोपोल आकार से पहचाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी अल्टीग्रेड बायोलॉजी और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है। फ्रेंड्स, आपके सामने मैं इतना प्रूफ के साथ क्वेश्चन रख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह अल्टीग्रेड और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इनमें से एनवीएस, केवीएस, अल्टीग्रेड, जीआईसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी विषाणु द्वारा होता है। यानी कि आपसे वायरल डिजीज पूछा है, क्या वो पोलियो है, लेप्रोसी है, टीवी है या मलेरिया है। तो आपको बता दें सही जवाब ऑप्शन ए, पोलियो जो है ये वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होता है। यह रोग पोलियो माइलाइटिस वायरस द्वारा फैलता है। जबकि लेप्रोसी की बात करें तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है। और मलेरिया जो है यह एक प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम क्या है? तो यह एक प्रोटोजोआ है, ये इसके द्वारा मलेरिया फैलता है, इसका वाहक मच्छर होता है। ठीक है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज। लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिजीज, इसका जीवाणु का क्या नाम है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा। और पोलियो जो है ये वायरल के द्वारा फैलता है। कौन सा वायरल? तो माइलाइटिस वायरस सॉरी, इसके द्वारा फैलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू होता है। H2N2, H5N1, H3H2, H1N1। आप सोचेंगे ये क्या है? तो ये जो है ना इन्फ्लुएंजा टाइप मतलब क्या कहते हैं, ये एक वायरस का प्रकार है। ठीक है, ये वायरस का प्रकार है। ये जो होता है बर्ड फ्लू जो फैलाने वाला वायरस है उसका नाम जो है वो H5N1 है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वाइन फ्लू कौन फैलाता है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू जो फैलाने वाला है वो H5N5 है। ठीक है, H1N1 है शायद, H1N1 ये स्वाइन फ्लू फैलाता है और बर्ड फ्लू H5H1 है। ठीक है, N1। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन DSSB PGT में पूछा हुआ और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन देख लीजिए। DSSB के क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन है, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर क्या कहलाता है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे स्टार मार्क करिएगा। DSSB PGT में पूछा है, इसके साथ साथ यह बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, माइकोप्लाज्मा जिसे PPLO कहा जाता है, यह सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटा जीव भी है, सबसे छोटा क्या कहते हैं, सबसे छोटा जीव है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे PPLO प्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती है। ठीक है, इसी को माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहा जाता है। यह सबसे छोटा जीव होने के साथ साथ यह सबसे छोटा ऐसा जीव है जो प्रजनन करने में भी सक्षम है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DSSB में ही पूछा गया है। दिल्ली SSB PGT के नाम से, इसी को DSSB के नाम से जाना जाता है कि प्रोसेस एब्सेंस इन वायरस इज,
वायरस की प्रक्रिया अनुपस्थित है, वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है, वायरस में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? रिप्लिकेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, म्यूटेशन की, या एनर्जी लिबरेशन की? तो रिप्लिकेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, म्यूटेशन होता है, लेकिन ऊर्जा मुक्ति जो है ये वायरस में नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायरस को ही सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर सजीव के अंदर रहा तो सजीव जैसा लक्षण और निर्जीव के अंदर रहा तो निर्जीव जैसा लक्षण शो करता है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए में से कोई एक मौजूद होता है। ये प्रतिकृति करते हैं यानी रिप्लिकेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। इसके साथ साथ ये जो है परिवर्तन यानी म्यूटेशन भी करते हैं, लेकिन इसमें जो होता है ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV वायरस होता है रेट्रो वायरस, RNA वायरस, DNA वायरस या STLV3? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो HIV वायरस होता है वो एक रेट्रो वायरस तो होता ही होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इसी को RNA वायरस भी कहते हैं और यही STLV3 के नाम से भी जाना जाता है। इसी को LAV भी कहते हैं। इसी को एक और नाम ARV के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस, LAV का फुल फॉर्म लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, STLV3 ह्यूमन टी सेल्स लिम्फोट्रिक वायरस टाइप 3। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा A, B और D तीनों सही है। तो A, B और D आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एक DNA वायरस नहीं है, ये एक रेट्रो वायरस है, RNA वायरस है। इसे STLV के नाम से भी जाना जाता है, LAV के नाम से जाना जाता है, ARV के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में इसमें मौजूद होता है। राजस्थान PCS PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नील हरित शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस है। द वायरस ऑफ पैरासाइटिंग द मेंबर ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। तो ब्लू ग्रीन एल्गी पे कौन सा वायरस रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, या साइनोफेज। PGT बॉटनी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको पहले ही बता दिया था। स्टेनियर ने नील हरित शैवाल की खोज की थी, जिसी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा गया। जीवाणु भोजू यानी कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणु के ऊपर परजीवी होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायराइड क्या है? संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन, संक्रामक न्यूक्लिक एसिड या उपयुक्त सभी? तो वायराइड जो होता है, वायराइड ये एक संक्रामक न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायराइड में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है वायराइड में। ठीक है, वहीं पे हमने आपको बताया था प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स में प्रोटीन पाया जाता है, प्रियॉन में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। इसी तरह वायराइड में प्रोटीन एब्सेंट होता है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसे संक्रामक न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर प्रियॉन ऑप्शन में दिया होता कि प्रियॉन क्या है, तो प्रियॉन संक्रामक प्रोटीन हो जाता, लेकिन वायराइड क्या है? संक्रामक न्यूक्लिक एसिड है। अगर वायरस पूछ ले तो वायरस जो है ये संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि वायरस में न्यूक्लियस और प्रोटीन दोनों, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मौजूद होता है, इसलिए वायरस को संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है, प्रियॉन को संक्रामक प्रोटीन कहा जाता है और वायराइड को संक्रामक न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायराइड के बारे में बताया किसने था? तो वायराइड के बारे में 1971 में एक वैज्ञानिक थे, टी.ओ. डायनर, ठीक है, या डेनियर कोई कहता है, कहीं कहीं डायनर लिखा होता है। इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल से बने एक अणु के बारे में बताया, जिसे इन्होंने वायराइड नाम दिया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम आर एब्सेंट इन। एंजाइम अनुपस्थित होता है कवक में, वायरस में, स्लाइम मोल्ड में या बैक्टीरिया में? एंजाइम किस में अनुपस्थित होता है? तो एंजाइम जो होता है वो वायरस में अनुपस्थित होता है, हम सभी को पता है। इसमें केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन और इसके साथ साथ सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है। ठीक है, या फिर DNA या फिर RNA, दोनों में से कोई एक रहेगा इसके आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। बाकी इसमें जो होता है एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये ना तो जैविक क्रिया करता है, ना ही पोषण कोशिकाओं, मतलब बिना कोशिकाओं के पोषण प्रदान कर सकता है, कोशिकाओं के बाहर ये द्विगुणन भी नहीं कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंगल स्टैंडर्ड DNA इज फाउंड इन। सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है रियो वायरस, कोलाई 5174 वायरस या फिर डेल्टा फेज।
किसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है? तो 5174 वायरस जो है इसी को बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है और इसी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसी को ऐसे भी लिख देता है कहीं कहीं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसी में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है डीएनए आधारित जीनोम है, इसका डीएनए जो है वो 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। 5386 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। किसी किसी में पूछ लेता है कि 5 इंटू मतलब 5 गुणे 174 जो बैक्टीरियोफेज है इसका न्यूक्लियोटाइड कितने डीएनए से मिला होता है? तो 5386 डीएनए से मिला होता है। ये माइक्रोविरिडे फैमिली का एक सदस्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है एक साथ दोहराता है कहलाता है। अ प्लाज्मिड हु इज बिकम इंटेरीगेटेड इनटू द होस्ट क्रोमोसोम एंड रिप्लिकेट simultaneously is called मीशोसोम, एपिसोम, सेंट्रोसोम या पॉलीसोम। पीजीटी बॉटनी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिसोम। एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है यानी कि इकट्ठा हो जाता है उसे एपिसोम कहा जाता है। एपिसोम गुणसूत्र के साथ लगकर या उससे पृथक भी यह द्विगुणन कर सकता है, जबकि प्लाज्मिड पोषक गुणसूत्र से पृथक रहकर द्विगुणन करते हैं। सभी प्लाज्मिड एपिसोम होते हैं लेकिन सभी एपिसोम प्लाज्मिड नहीं होते हैं। इसे स्टार मार्क करिएगा। एक कथन है, ऑल प्लाज्मिड इज एपिसोम बट ऑल एपिसोम इज नॉट प्लाज्मिड। ओके, इसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा मुक्त जीव है द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस, माइकोप्लाज्मा, डायटम्स या साइनोबैक्टीरिया। तो हमने आपको बताया था सबसे छोटा जो जीव है वो माइकोप्लाज्मा, इसी को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति 0.1 से लेकर 0.25 mm होती है। यह स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने की थी। नोकार्ड और रॉक्स ने इसे शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। नोकार्ड ने इसे माइकोप्लाज्मा कहा था, ठीक। 1966 में या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा जो है एक अलग से इसको एक अलग मॉलिक्यूल्स वर्ग में रख दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा जाने वाला जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा है। इसके साथ साथ एकोलोप्लाज्मा भी मॉलिक्यूल्स वर्ग में रखा गया है, ठीक। माइकोप्लाज्मा मृतोपजीवी, परजीवी या रोगकारक होते हैं। इसी को पीपीएलओ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पीपीएलओ इज यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, नर्व सेल या प्लांट सेल। तो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीवाणु भोजी जो जीवाणुविक कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर लेते हैं क्या कहलाते हैं? सिस्टमिक, वायरुलेंट, यूम्यून या फिर टेम्परेट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरुलिन, ठीक है। वायरुलेंट ऐसे भोजी जो जीवाणुविक कोशिकाओं पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर लेते हैं वो वायरुलेंट कहलाते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार यस प्रकार के ये जीवाणु होते हैं। कितने प्रकार? एस प्रकार के, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेजेस बने होते हैं केवल प्रोटीन के, केवल न्यूक्लियोप्रोटीन के, डीएनए के, प्रोटीन और लिपिड दोनों के। बैक्टीरियोफेजेस ये बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों इसमें पाया जाता है। अगर पूछा जाए बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजू में प्रोटीन कितना होता है, तो 50 से 60% प्रोटीन होता है और 40 से 50% न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। 40 से 50%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वायरस के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, लेकिन मैं सारे वायरस, सारे बैक्टीरिया एक साथ तब कराऊंगी जब आपका अच्छा रिस्पांस इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। अच्छा रिस्पांस हमें कैसे समझ में आएगा? हमारे मोटिवेशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय और वीडियो को लाइक, इसके साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना होगा। जिस दिन ऐसा होने लगा उसी दिन मैं बॉटनी के एक टॉपिक को एक दिन में कवर करूँगी, चाहे वो 1 घंटे में ख़त्म हो, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 5 घंटे में। एक दिन में एक टॉपिक कवर करने का आपसे प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन अभी आपको छोटे छोटे पार्ट में 25 क्वेश्चन पर डे जो है वो मिलेंगे। जिस दिन आपने अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अच्छे जो है कमेंट करने शुरू कर दिए, उस दिन बॉटनी का एक टॉपिक एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवों में सामान्यतः एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। अगर इस पे बॉटनी के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पांस नहीं रहा बॉटनी की सीरीज में, तो हम बॉटनी का सीरीज जो है वो बंद कर देंगे। बाकी मर्जी आपकी, हम आपको मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, जो समझ में आए वो करिए। क्वेश्चन है, जीवाणु में, विषाणु में, कवक में या एक्टिनोमाइसिटीज में। हाँ, जूलॉजी और एल्टीग्रेड जीएसजी के वो चलते रहेंगे, लेकिन ये बॉटनी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरसेस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, बॉटनी का मैं लाने वाली भी नहीं थी, आप लोग बहुत ज़्यादा अनुरोध कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बॉटनी का भी ले आइए, इसलिए मैं बॉटनी ले आई हूँ, ठीक है। बॉटनी में मेरा कोई इंटरेस्ट मतलब बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको, अगर आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट नहीं मिला तो मैं इसको बहुत लंबा खींच नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपको पता है बिना इंटरेस्ट के आप भी कोई काम नहीं कर पाते होंगे। लेकिन अगर मुझे मोटिवेशन मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अच्छे मिले, तो मैं इसको खींच ले जाऊँगी। आपके मतलब आपके उत्साह को देखते हुए मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूँगी। 3-4 दिन 4-5 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तो आगे इसको कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो इसको यहीं पे बंद कर दूँगी। ये बुक कुछ 400-500 की लगभग 495 की ये बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आपको कुछ कंस्ट्रक्शन यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ और इसको अगर आप वीडियो के माध्यम से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। थैंक यू।